Hello students, welcome to class 8 and today we are going to end the chapter of agriculture. We are doing the chapter of geography, that is agriculture, and today we will end this chapter, and the last topic is fiber crops and beverage crops. Yesterday we have studied about the food crops and commercial crops in this, and today's topic is fiber crops. What are the fiber crops? क्या होती हैं फाइबर क्रॉप्स? देखिए, फाइबर क्रॉप्स का मतलब होता है जिसके अंदर से फाइबर्स निकलते हैं, जिसका जो प्रोडक्शन है यानी जिसका जो फ्रूट है वो क्या हो, फाइब्रस हो. फाइबर मीन्स रेशे निकलते हो, रेशेदार, लाइक कॉटन. कॉटन के रेशे होते हैं और उन फाइबर से क्या बनाते हैं हम, कॉटन. यानी उन फाइबर से हम थ्रेड बनाए, थ्रेड से हम क्या बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं. तो उन फाइबर से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्लोथ्स प्रोड्यूस करते हैं हम उन फाइबर से. तो ये क्या है, फ्रूट है. फ्रूट क्या होता है, फाइबर्स. फाइबर यानी कि कोई जितने भी जो फ्रूट्स हैं वो कैसे हो, फाइबरस फ्रूट जो भी होते हैं, उन फाइबरस फ्रूट से क्या बनता है, थ्रेड बनता है और थ्रेड से हम क्लोथ्स को प्रोड्यूस करते हैं. तो इस तरीके से ये फाइबर क्रॉप्स होती हैं. फाइबर क्रॉप्स में फर्स्ट जो क्रॉप का नाम है दैट इज कॉटन. कॉटन फाइबर क्रॉप है. एंड सेकंड वन इज जूट. नेक्स्ट जो है, फर्स्ट जो है वो है कॉटन एंड देन नेक्स्ट इज जूट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कॉटन. देखिए, कॉटन. कॉटन नाम तो सबने सुना होगा, रुई. कॉटन सबको पता है. कॉटन का जो ओरिजिन है ना वो इंडिया ही है. ओरिजिन जो है यानी कि जहां से कॉटन की स्टार्टिंग मानी जाती है वो क्या है, इंडिया ही है. इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता जिसे हम कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब हमने खोदा, वहाँ पर जब हमने खुदाई की तो वहाँ पर कॉटन के होने के क्या मिले हैं, बहुत ज़्यादा एविडेंस मिले हैं. वहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन के बहुत ज़्यादा एविडेंस मिले हैं. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन होने के बहुत ज़्यादा एविडेंस मिले हैं. कॉटन इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन जो है, कॉटन इसका ओरिजिन इंडिया माना जाता है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से है. कॉटन, कॉटन क्या है, मेन क्रॉप है. कॉटन मेन क्रॉप है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मेन क्रॉप किसे माना जाता है, कॉटन को माना जाता है. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कॉटन पाया गया था उसकी मेन क्रॉप किसे माना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मिला था उसकी मेन क्रॉप कॉटन टेक्सटाइल की माना जाता है कॉटन को. इट ग्रोज, और ये रॉ मटेरियल का काम करती है कॉटन. कॉटन टेक्सटाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो है, यानी कि इसके बिना जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो सकता. तो कॉटन जो है, इट ग्रोज बेस्ट व्हेन एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस. कॉटन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब ग्रो होता है जब इसमें टेम्परेचर जो हो वो कैसा हो, कितना हो, यानी नॉर्मल टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तो कॉटन जो है वो इजीली और बहुत ही अच्छे से ग्रो अप होती है. इसके लिए जो सॉइल चाहिए हमें वो सॉइल होती है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल से, ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होता है. ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है. एंड ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से ही ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल नाम भी दिया गया है. अब देखिए, ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ से होती है. देखिए, ब्लैक सॉइल का जो ओरिजिन है वो कैसे होता है, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन जहाँ पर भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जहाँ पर भी क्या होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो वहाँ पर लावा उसके अंदर से निकलता है.
जब भी कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है, जैसे देखिए ये कोई वॉल्केनो है, तो जब भी कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, लावा निकलता है। और ये लावा एक, ये कह सकते हैं कि लिक्विड फायर होती है लावा एक तरीके की, एक लिक्विड ही तो होता है जिसके अंदर से बहुत ही गर्म गर्म आग निकलती है। और ये लावा जब ठंडा हो जाता है बहुत टाइम बाद, तो ब्लैक कलर की यहाँ पर इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। और उन इग्नियस रॉक के वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से क्या बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से क्या बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है। तो ये क्या है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स है। तो ये क्या हुआ, वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब ब्लैक सॉइल हुआ। वेदरिंग ऑफ रॉक्स से क्या बनी, ब्लैक सॉइल बनी। यानी जो लावा से जो चट्टानें बनी है, जो रॉक्स बनी है, उनकी वेदरिंग से ब्लैक सॉइल बनती है। और ये ब्लैक सॉइल किसके लिए बहुत ही अच्छी होती है, किसके प्रोडक्शन के लिए, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कई बार कहते हैं। इसके लिए जो रेनफॉल है उसकी नीड होती है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल कॉटन के लिए सफिशिएंट है। ब्लैक वॉल्केनिक सॉइल ये बता चुकी हूँ मैं आपको। मोस्ट सुटेबल बट एलुवियल एंड लोमी सॉइल, मोस्ट सुटेबल तो ब्लैक सॉइल है, लेकिन एलुवियल एंड लोमी सॉइल, चूने जैसी जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी भी इसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वो मिट्टी भी इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में हम बात करें तो वो है यूएसए, इंडिया। मेन जो कॉटन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं 2000, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इजिप्ट, सूडान, रशिया, उज्बेकिस्तान। इंडिया में जो कॉटन ग्रो होती है वो होती है महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में भी जो राजस्थान का जो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है, यानी हाड़ौती एरिया जो है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल का एरिया कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, इसलिए वहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है। तो ब्लैक सॉइल की वजह से वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा कॉटन। कॉटन सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉटन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, कैसी इसको सॉइल चाहिए, क्या चाहिए। ये हो गया हमारा कॉटन। नेक्स्ट जो हमारी फाइबर क्रॉप है, यानी जिससे क्लॉथ इंडस्ट्री कनेक्टेड है, दोज आर जूट। नेक्स्ट जो हमारी फाइबर क्रॉप है दैट इज जूट। जूट क्या है, जूट आपने देखा होगा, रस्सियां बनाई जाती हैं जूट की। जूट की क्या बनाई जाती हैं, रस्सियां, रोप बनाई जाती हैं, गन बैग्स बनाए जाते हैं, बोरियां बनाई जाती हैं, सैक, बड़े बड़े सैक बनाए जाते हैं। तो ये होता है जूट। जूट इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर आफ्टर कॉटन। कॉटन के बाद जूट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइबर है। कौन सा, जूट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। इसके कलर की वजह से इसको हम, क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है, तो ये और शाइन भी काफ़ी करता है, ये शाइनिंग भी होती है इसके अंदर, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, गोल्डन फाइबर। इसका नाम हमने रखा है गोल्डन फाइबर। इट इज़ 100 डिग्री बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन भी बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। बायोडिग्रेडेबल यानी कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, आसानी से जो इनका डिकेड है वो हो जाता है, डिस्ट्रक्शन जो है इनका आसानी से हो जाता है। एंड रिसाइक्लेबल भी है, वापस इन्हें यूज़ भी किया जा सकता है। जूट जो है एक हॉट एंड वेट क्लाइमेट में, हॉट एंड वेट क्लाइमेट, इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो हॉट एंड वेट होनी चाहिए, यानी गर्मी भी ज़्यादा हो और बारिश भी अच्छी हो। 25 डिग्री तो टेम्परेचर हो, यानी गर्मी कितनी हो, 25 डिग्री सेल्सियस, और वेट भी अच्छा हो, यानी 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर रेनफॉल की नीड होती है, यानी काफ़ी अच्छी बारिश होनी चाहिए। वैसे मोस्टली जो जूट जो ट्रीज़ हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें, जो ये कह सकते हैं वो आपकी जहाँ पर पानी अवेलेबल है उसके किनारे किनारे। मोस्ट ऑफ जो भी जूट के ट्रीज़ हैं वो आपको पानी के किनारे किनारे ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे कि
लाइन पर, सी शोर पर, तो वहाँ पर जूट को क्या करते हैं कि उसको कट कर करके, और वो जो लकड़ी होती है, वुड होती है, उसको पानी में बहा दिया जाता है, फिर उसके अंदर से क्या निकल जाते हैं, रेशे निकल जाते हैं, यानी फाइबर्स निकल जाते हैं, फिर उससे हम जो भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो हम करते हैं। तो इस तरीके से जूट है जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल ऑफ द फ्लड प्लेन, डेल्टाज आइडियल फॉर द जूट। डेल्टाज मैंने बोला था पानी के किनारे किनारे, यानी डेल्टाज यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुटेबल है जूट के कल्टिवेशन के लिए। दे आर रिन्यूड बाय द एनुअल फ्लड्स, और हर एनुअल फ्लड से ये क्या हो जाते हैं, रिन्यूड हो जाते हैं, नए नए जूट के जो प्रोडक्शन है वो हो जाते हैं। जूट रिक्वायर स्टैंडिंग वाटर, अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर। स्टैंडिंग वाटर यानी रुका हुआ इसके लिए पानी चाहिए होता है, और क्या अभी मैंने बताया था आपको कि काफ़ी दिनों तक इसको किस में रखा जाता है, पानी के अंदर डुबोकर रखा जाता है। अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर, और बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर भी इसके लिए मिलती है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। इंडिया और बांग्लादेश जो हैं वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं जूट के, इंडिया और बांग्लादेश। एंड द लोअर गंगा बेसिन जो है वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन डेल्टा है, ये इसके काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर हैं इंडिया के। बिहार, मेघालय, उड़ीसा, ये इसमें भी जूट का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स मीन्स पेय पदार्थ जो होते हैं, यानी कि ड्रिंकिंग वाले, जैसे टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए टी एंड कॉफ़ी जो है ये ज़्यादातर हिली एरियाज़ में ग्रो करती हैं, जैसे आसाम है, दार्जिलिंग है। हिली एरियाज़ में जो टी एंड कॉफ़ी है ये ज़्यादातर ग्रो करती हैं। तो टी के बारे में हम देखते हैं, टी क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है इंडिया की, तो बहुत ज़्यादा चाय पी जाती है इंडिया में। इट रिक्वायर अ कूल एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। कूल क्लाइमेट चाहिए तभी तो हिली एरियाज पे होती है, क्योंकि आपको पता है हिली एरियाज पे कैसी होती है, ठंडक होती है। फ्रॉस्ट फ्री, धुंध वगैरह ना हो, फ्रॉस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी चाहिए होती है। नाइस रेनफॉल, थोड़ी रेनफॉल जो होती है वो फुहार टाइप, यानी लगातार झरना सा जो बहता है ना, वो स्प्रिंकल टाइप जो रेनफॉल होती है वो होती रहे। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रेनफॉल फॉर अ गुड क्रॉप। अच्छी क्रॉप के लिए ये सारी जो कंडीशंस हैं वो चाहिए। एंड इट ऑल्सो नीड वेल ड्रेन लोमी सॉइल। वेल ड्रेन लोमी सॉइल की काफ़ी नीड होती है इसे। वेल ड्रेन यानी काफ़ी अच्छे से पानी से इरिगेट की हुई, कौन सी, लोमी सॉइल। काफ़ी अच्छी जो सॉइल है वो चाहिए होती है। इट ऑल्सो नीड वेल ड्रेन लोमी सॉइल, जेंटल स्लोप्स। मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि ये किस पर होती है, हिल्स पर होती है, यानी जेंटल स्लोप्स पर, स्लोप्स पर होती हैं, यानी पहाड़ के ढलानों पर होती हैं। जैसे ये हिल है तो हिल के स्लोप पे होगी, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो कल्टिवेशन है वो की जाती है। एंड इट ऑल्सो अबाउट द इंटेंसिव क्रॉप। इंटेंसिव क्रॉप है ये, यानी कि किसके लिए किया जाता है, इसको अपने प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ज़्यादा लेबर इसमें, स्किल्ड लेबर की नीड होती है, जो कि लीव्स को प्लग करने के लिए चाहिए होती है, क्योंकि इसमें एक एक जो लीव्स है उसको हाथ से प्लग करना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो मैनुअल लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। एंड टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश जो है वो ही लेकर आए थे यहाँ पर टी को, यानी टी का जो पौधा है इसको यहाँ पर इंडियंस नहीं, ब्रिटिश लेकर आए थे। केन्या, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस सम बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी। चाइना, श्रीलंका में भी काफ़ी अच्छी जो क्वालिटी है टी की वो होती है। ये आई कहाँ से थी, ब्रिटेन की देन है हमारे पास टी को। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स इज कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या है, एक नेटिव हाईलैंड साउदर्न एथियोपिया, इथियोपिया, सदर्न इथियोपिया के हाईलैंड्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका। द नेम कॉफ़ी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ काफा। ये जो कॉफ़ी इसका नेम पड़ा है ये काफा से पड़ा है। काफा एक जगह का नाम है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है एक इथियोपिया में ही, वहाँ पर काफा नाम है, तो उसके वहाँ पर ये काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है, तो उसी की जगह से इसका नाम क्या पड़ गया है, कॉफ़ी पड़ गया है। अब इसका पॉपुलर ड्रिंक जो है कॉफ़ी वो बहुत ज़्यादा है, तो नाम कहते हैं कि चेंज होते होते इसका काफा से क्या हो गया, कॉफ़ी हो गया। तो कॉफ़ी जो है इसका नेम कैसे पड़ा वो मैंने आपको बता दिया, कहाँ पे होती है, इथियोपिया में होती है। कॉफ़ी नीड्स टेम्परेचर 14 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक को टेम्परेचर
चाहिए होता है 150 डिग्री रेनफॉल, 150 सेंटीमीटर को रेनफॉल चाहिए होती है, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, और ट्रिम्ड एनुअली इसे काट लिया जाता है, और डायरेक्ट सनलाइट होती है, अगर होती है कॉफ़ी प्लांट जो है डायरेक्ट सनलाइट इसे नहीं चाहिए होती है, और इसमें अगर डायरेक्ट सनलाइट होगी तो कॉफ़ी का जो प्लांट है वो ख़त्म हो जाता है। डायरेक्ट सनलाइट की यहाँ पर कोई भी नीड नहीं होती। लॉट ऑफ लेबर इसके लिए चाहिए, और मेनली जो कॉफ़ी है वो ब्राज़ील में, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है कॉफ़ी का वो ब्राज़ील ही है, प्रोड्यूसर भी एक्सपोर्टर भी। इंडिया के कोलंबिया में भी कॉफ़ी काफ़ी अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, इंडिया में कोलंबिया में काफ़ी अमाउंट जो है कॉफ़ी का वो प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया हमारा कॉफ़ी। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। देखिए धीरे धीरे एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट आता जा रहा है, यानी धीरे धीरे हम जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको हम भूल करके कौन से मेथड्स को हम यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में भी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में, रॉ मटेरियल को, प्रोड्यूस्ड मटेरियल को, इन सबको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में हमें कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। तो ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मॉडर्न फार्म इक्विपमेंट्स और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह, इन सभी की नीड बहुत ज़्यादा हमें है। और वो अब धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है हमारा पहले के टाइम में और आज के टाइम के जो एग्रीकल्चरल टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुके हैं। तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है। अब आपको केस स्टडी में ये दिया हुआ है, केस स्टडी में आपको दिया हुआ है एक तो फार्म यूएसए का और एक फार्म इंडिया का। ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इंडिया का जो फार्म है उसमें मेनली आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं वो फार्मिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। ये जो पिक्चर है देखिए, ये पिक्चर आपको दिख रही है, यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ हो रहा है और बिग फार्मर। लेकिन जब से यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1966 से, जब से यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो यहाँ पर भी मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ होने लगा, HYV सीड्स का यूज़ होने लगा, इम्प्लीमेंटेशंस हुए बहुत ज़्यादा, HYV सीड्स, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होने लगी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। पहले जो पर्सनस थे वो किस पर डिपेंड रहते थे, ओनली जो किसान थे, फार्मर्स ओनली मानसून पर डिपेंड रहते थे, लेकिन अब इरिगेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो उसने काफ़ी ज़्यादा तरक्की यहाँ पर करवाई इंडियन एग्रीकल्चर की। उससे प्रोडक्शन भी हमारा काफ़ी इंक्रीज़ हुआ और हमारे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स भी, एक्सपोर्ट्स जो है हमारे एग्रीकल्चरल के बेस पर जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी हमारे इंक्रीज़ हुए। अब हम बात करते हैं यूएसए की जो केस स्टडी है, यूएसए का जो फार्म है वो देखिए। यूएसए हमें पता है एक बहुत ही प्रॉस्पेरस कंट्री है, यानी काफ़ी अच्छा जो मनी मटेरियल है उसके पास है। इट इज़ ब्लेस्ड विद द वास्ट फर्टाइल प्लेन्स एंड एक्सटेंसिव ग्रासलैंड, वास्ट फर्टाइल प्लेन्स और एक्सटेंसिव ग्रासलैंड। प्रेरीज इन यूएसए स्ट्रेच फ्रॉम रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट टू ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट। प्रेरीज में काफ़ी ज़्यादा जो है खेती वगैरह की जाती है। देखिए यहाँ पर तो हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा काम किससे हो जाता है, मशीनरी से ही हो जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है एरिया की वो काफ़ी सूट करती हैं वीट को, एंड वाटर रिसोर्सेज आर हैविंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। टिपिकल फार्म साइज जो होता है यहाँ पर, टिपिकल जो फार्म साइज है वो होता है 250 हेक्टेयर, जबकि इंडिया में जो फार्म का जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो गया। क्योंकि बेटे के बेटे उनमें बढ़ जाता है, उनमें बढ़ जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होता जाता है, तो उसका आकार छोटा हो जाता है और उससे उसका साइज़ जब छोटा हो जाता है तो प्रोडक्शन की उम्मीद भी इतनी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो यूएसए में है वो हमारे जो भी प्रोडक्शन है उसके भी बिहाफ में और काफ़ी सारी चीज़ों में, चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड हो, चाहे वो मॉडर्न मेथड हो, चाहे वो यूज़ करना हो, इन सभी चीज़ों के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यूएसए का जो तरीका है, यूएसए का जो फार्मिंग का तरीका है वो बहुत ही अलग है, डिफरेंट है, काफ़ी डेवलप्ड है। फार्मर इज़ वेल अवेयर। यहाँ पर फार्मर जो है यूएसए में वो सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, साइंटिफिक मेथड के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होता है। क्रॉप रोटेशन, कंटोर प्लॉइंग, स्ट्रिप प्लॉइंग जो है, क्रॉपिंग है, इनको यानी बार बार बदल बदल के फसलों को बोना, इन सब चीज़ों के बारे में जो फार्मर है वो बहुत ज़्यादा अवेयर होता है। फार्मर्स आर वेल एडुकेटेड। फार्मर यहाँ के बहुत ज़्यादा एडुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और इसमें भी उन्होंने एग्रीकल्चर में भी काफ़ी अच्छा जो डिप्लोमा वगैरह है वो किया होता है। लेकिन इंडिया में तो कुछ नहीं है, फार्मर को तो एक इलिटरेट पर्सन जो है वो फार्मिंग करता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है
तो अमेरिका की जो फार्मिंग है वो इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है, कमर्शियल है नेचर में, क्योंकि इंडिया में जो फार्मिंग होती है वो खाने के लिए होती है मेनली, और जो अमेरिका में जो फार्मिंग होती है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है। इज प्रैक्टिस्ड ऑन वेरी लार्ज फार्म यूजिंग द एक्सटेंसिव कल्टिवेशन मैथड्स। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसका रिकैप पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। टुमारो आई विल explain the question answers for you. Thank you. Have a nice day.